हेलो दोस्तों, तो लास्ट एपिसोड 193 में हमने देखा था कि बैटलफील्ड पूरी तरह केओस में बदल चुका था, जहां हुन मिशेंग अपनी ओवरवेलमिंग पावर से सबको दबा रहा था और जियान का गोल्डन ड्रैगन तक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके बाद वो सीधा जाओ यान को खत्म करने के लिए बढ़ता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जाओ चैन की एंट्री होती है, जो अपने हेवन शैटरिंग 3 एक्स से हुन मिशेंग को पीछे धकेल देता है और अपनी 5 स्टार डूशेंग पावर रिवील करता है। तभी एक और मेंबर हुन क्लैन से बैटलफील्ड में आ जाता है और अपनी सोल अटैकिंग टेक्निक से सबको दबाने लगता है। तभी अचानक पिल टावर के एंसेस्टर की एंट्री होती है, जो अपनी 6 स्टार डूशेंग पावर और स्पेस मैनिपुलेशन से फ्लेम बॉटल अपने हाथ में ले लेते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब वो रिवील करते हैं कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने जानबूझकर खुद को सील करवाया था ताकि सब एक दूसरे को खत्म कर दें, और जैसे ही वो उसे बाहर आने पर मजबूर करते हैं, फ्लेम अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और अपनी टेरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम डिवाइन स्टैच्यू और फिर हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिससे पूरा बैटलफील्ड ट्रैप हो जाता है और कमजोर कल्टिवेटर्स फ्लेम सर्वेंट्स में बदलने लगते हैं। यहां तक कि कोई भी उस स्पेस से बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि वो डोदी लेवल का सील स्पेस था। और जैसे ही फाइनल डिस्ट्रक्शन होने वाला होता है, अचानक एक ब्लास्ट के बाद सभी लोग सेफ दिखाई देते हैं और तभी सबकी नजर जाती है जाओ यान पर, जो अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और उसके पीछे एक मिस्टीरियस शैडो खड़ी थी, जिसे देखकर सबको लगता है कि ये फ्लेम का फॉर्म है। लेकिन तभी पिल टावर एंसेस्टर रिवील करते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट है, जो जाओ यान की बॉडी में वापस आ चुका है। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट अपने पुराने क्रिएशन से कहता है, लिटिल डीमन, काफी समय हो गया, कैसे हो तुम? अब आगे। तो एपिसोड 194 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पूरा बैटलफील्ड एकदम फ्रीज हो चुका था, क्योंकि इस बार जो सबके सामने खड़ा था वो असल में जाओ यान नहीं था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उसके पीछे एक विशाल शैडो खड़ी थी, इतनी भारी प्रेजेंस की आसपास की हवा तक दबने लगती है। हर कल्टीवेटर की नजर उसी पर टिक जाती है और सबके मन में एक ही सवाल उठता है, ये आखिर है कौन? लेकिन एंशिएंट क्लैन के एंसेस्टर्स इस ऑरा को पहचान लेते हैं और उनकी आवाज तक कांप जाती है। ये तो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट है, एक ऐसा लेजेंडरी कल्टिवेटर जो कभी डोदी लेवल के बेहद करीब पहुंच चुका था। लेकिन अब सबसे बड़ा शॉक ये था कि वो यहां जाओ यान की बॉडी में कैसे आ गया। दूसरी तरफ हुन मू भी इस सीन को ध्यान से एनालाइज करता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो धीरे से कहता है, नहीं, ये पूरा सेंट नहीं है, ये सिर्फ उसकी सोल का एक फ्रैगमेंट है जो अभी जाओ यान की बॉडी में रिजाइड कर रहा है। ये सुनते ही सिचुएशन और कंफ्यूजिंग हो जाती है। तभी जुनीर घबराकर आगे बढ़ती है और सवाल करती है, ये सब आखिर चल क्या रहा है? उसकी आवाज में बेचैनी साफ सुनाई दे रही थी। तभी याओ लाओ को एक पुरानी बात याद आती है। वो तुरंत जुनीर की तरफ मुड़कर कहते हैं, जब जाओ यान ने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का मैप कलेक्ट किया था, उसी वक्त एक एनर्जी उसके अंदर चली गई थी। शायद वही सेंट का सोल फ्रैगमेंट था। ये सुनते ही जुनीर का चेहरा और भी गंभीर हो जाता है। तो इसका मतलब अभी सेंट उसकी बॉडी के अंदर है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान जाओ यान को होगा। उसकी चिंता बिल्कुल जायज थी। लेकिन तभी पिल टावर एंसेस्टर बेहद काम आवाज में कहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, सेंट ने अभी हमारी जान बचाई है, वो कोई दुश्मन नहीं हो सकता। और मुझे साफ दिख रहा है कि उसका टारगेट सिर्फ एक है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम। और अगला ही पल इस बात को साबित कर देता है। सामने खड़ा फ्लेम अपने मास्टर को देखकर पूरी तरह बौखला जाता है। उसकी आंखों में शॉक, गुस्सा और डिसबिलीफ एक साथ दिख रहा था। ओल्ड मास्टर, तुम यहां कैसे? ये इम्पॉसिबल है, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन गुस्सा साफ झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ सेंट बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। वो धीरे धीरे उसके सामने आता है और कहता है, मैंने तुम्हें हजारों साल सील करके रखा, लेकिन लगता है तुम्हारा गुस्सा आज भी खत्म नहीं हुआ। बस इतना सुनना था कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का गुस्सा फट पड़ता है। वो कहता है, चुप हो जा, तू सबसे बड़ा धोखेबाज है। मैंने हजारों साल तेरा साथ दिया, तुझे ताकतवर बनाया और बदले में तूने मुझे कैद कर दिया। उसकी आवाज में दर्द और नफरत दोनों थे, लेकिन अगले ही पल वो पागलों की तरह हंसने लगता है। अच्छा हुआ कि मेरे बैकलैश से तू मर गया। और अब वो पूरी तरह कंट्रोल खो देता है। अचानक वो अपने हाथों से हैंड साइंस बनाना शुरू करता है और कहता है, और इसके लिए तेरा शुक्रिया, क्योंकि तूने जो हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन बनाई थी, अब मैं उसी से तुझे खत्म करूंगा। उसकी हंसी पूरे स्पेस में गूंजने लगती है। अगले ही पल पूरा बैटलफील्ड कांप उठता है। आसमान और जमीन दोनों से एनर्जी उठने लगती है और 2 विशाल स्पाइरल फ्लेम टॉर्नेडोज बनते हैं, जो हेवन और अर्थ से निकलकर सीधे जाओ यान की तरफ बढ़ते हैं। उनकी हीट इतनी भयानक थी कि स्पेस तक डिस्टॉर्ट होने लगता है। फ्लेम पीछे हटकर कंट्रोल करता है और गरजता है, एक बार फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे खतरनाक बात थी वो ये कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट के चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं थी। सामने से 2 भयानक हेवनली फ्लेम स्पाइरल टॉर्नेडोज सीधे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हीट इतनी ज्यादा थी कि स्पेस तक पिघलता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन सेंट बस धीरे से हवा में अपनी एक उंगली उठाता है और ऊंची आवाज में कहता है, सील। और अगले ही पल पूरा हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन वहीं फ्रीज हो जाता है। हवा में घूमती हुई आग, एनर्जी, सब कुछ एकदम जम जाता है, जैसे टाइम ही रुक गया हो। यह नजारा देखकर खुद प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की आंखें फैल जाती हैं
उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी अपनी फॉर्मेशन उसके ही खिलाफ खड़ी हो गई है। तभी सेंट शांत आवाज में बोलता है, आज तुम जितने वायलेंट हो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये मेरी गलती थी। तुम्हें आजाद छोड़ता तो तुम पूरी दुनिया को जला देते, इसलिए मैंने तुम्हें सील किया और ये फॉर्मेशन मैंने खुद बनाई थी। और इसकी समझ तुम मुझसे बेहतर कभी नहीं समझ सकते। तुम अभी भी मेरे सामने सिर्फ एक बच्चे हो। जैसे ही ये शब्द खत्म होते हैं, सेंट अपनी मुट्ठी बंद कर देता है और उसी पल वो दोनों विशाल फ्लेम टॉर्नेडोज अंदर से दबने लगते हैं, क्रैक। और अगले ही सेकंड वो पूरी तरह चकनाचूर हो जाते हैं। उस प्रेशर की लहर इतनी भयानक थी कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम खुद पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। वो शॉक में ये सब देख रहा था और अब उसे साफ समझ आ जाता है कि उसने अपनी ही हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन पर कंट्रोल खो दिया है। उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो दहाड़ता है, ओल्ड मास्टर, मैं मरते दम तक तुमसे लड़ूंगा। और अगले ही पल वो अपनी पूरी एनर्जी रिलीज करता है। उसकी ऑरा अचानक कई गुना बढ़ जाती है और वो अपनी ट्रू बॉडी समन करना शुरू कर देता है। उसकी आवाज पूरे स्पेस में गूंजती है, मैं इस दुनिया को तबाह कर दूंगा। और फिर बूम, एक विशाल फायरी फॉर्म प्रकट होती है, उसकी असली बॉडी। उसका प्रेशर इतना खतरनाक था कि बैटलफील्ड पर मौजूद कोई भी उसे सहन नहीं कर पा रहा था। सेंट तुरंत समझ जाता है, अब ये फाइट उस लेवल पर पहुंच चुकी है जहां बाकी लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। इसलिए बिना एक पल गंवाए वो अपनी पावर यूज करता है और हवा में एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल खोल देता है। इस डेथ जोन से बाहर जाने का आखिरी मौका। वो ऊंची आवाज में सबको चेतावनी देता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अब इरप्ट होने वाला है। इसकी हीट तुम सहन नहीं कर पाओगे। अगर जिंदा रहना है तो अभी निकल जाओ। और इस बार कोई बहादुरी नहीं दिखाता। सारे एंशिएंट क्लैन के लोग तुरंत पीछे हटते हैं और पोर्टल की तरफ भागते हैं, क्योंकि सब समझ चुके थे जिंदगी है तो ट्रेजर बाद में भी मिल जाएगा। धीरे धीरे बैटलफील्ड खाली होने लगता है और आखिर में सिर्फ गू क्लैन और जाओ यान के करीबी लोग बचते हैं। जुनीर रुक जाती है, उसकी आवाज कांपती है, हम जाओ यान को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन तभी मास्टर नन्हाई उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। ये सोचने का समय नहीं है, अभी निकलना जरूरी है। दूसरी तरफ पिल टावर एंसेस्टर भी सबको समझाता है, डरो मत, जाओ यान की बॉडी में सेंट है, उसे कुछ नहीं होगा। और आखिरकार याओ लाओ, जुनीर और बाकी सभी लोग मजबूरी में पोर्टल के पार जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जब सब लोग पोर्टल के पार जा रहे थे, मास्टर नन्हाई जबरदस्ती जुनीर को अपने साथ खींचकर बाहर ले जा रहा था। लेकिन जाते जाते भी उसकी नजर सिर्फ एक ही जगह अटकी थी, जाओ यान पर, जो अकेला खड़ा था उस विनाशकारी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के सामने। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था और अगले ही पल वो अचानक रुक जाती है, अपना हाथ छुड़ाकर पीछे मुड़ती है, मैं वापस जा रही हूँ। मास्टर नन्हाई तुरंत उसे रोकते हुए कहता है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं, तुम बस बेवजह मारी जाओगी और तुम गू क्लैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। लेकिन इस बार जुनीर फट पड़ती है, बस बहुत हो गया। उसकी आंखों में सालों का दबा हुआ दर्द साफ दिख रहा था। मैंने हमेशा क्लैन की हर बात मानी, लेकिन जब जाओ यान को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं उसके साथ नहीं थी। वो उसकी पुरानी मुश्किलें याद करती है, हर वो पल जब वो अकेला लड़ा और उसकी आवाज और भी भारी हो जाती है। और आज जब वो फिर से मौत के सामने खड़ा है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब जुनीर के कदम रुकने वाले नहीं थे, वो सीधा पलटकर बैटलफील्ड की तरफ दौड़ पड़ती है। पीछे से मास्टर नन्हाई उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो बिना मुड़े जवाब देती है, मेरे फादर को बता देना। अब जुनीर वही करेगी जो वो खुद चाहती है। और अगले ही पल वो वापस उसी डेथ जोन में लौट आती है। उधर बैटलफील्ड में सिचुएशन और भी खतरनाक हो चुकी थी। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम लगातार फैलता जा रहा था। उसकी हीट और एनर्जी चारों तरफ ऐसे फैल रही थी जैसे पूरा स्पेस जलने वाला हो। सामने खड़े प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट उसे शांत नजरों से देखते हुए कहता है, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तुम एक बच्चे जैसे थे। मैंने तुम्हें सिखाया, तुम्हें समझ दी, तुम्हें इंसान जैसा बनाना चाहा। उसकी आवाज में पछतावा था, लेकिन तुमने अपना अलग रास्ता चुन लिया, वो रास्ता नहीं जिस पर मैं तुम्हें ले जाना चाहता था। इस पर फ्लेम तुरंत पलटकर जवाब देता है, मैं किस रास्ते पर चलूंगा ये मेरी मर्जी है। तुम हर चीज में दखल देते थे, इसलिए मुझे तुमसे नफरत थी। अब माहौल और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम खुद को डिस्ट्रॉय करने की तैयारी में था। वो अपने साथ इस पूरे स्पेस को भी उड़ा देना चाहता था। ये देखकर लोटस सेंट धीरे से कहता है, मैं तुम्हें खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा। आज तुम जो भी बन चुके हो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, एक टीचर की तरह जो अपने स्टूडेंट की गलतियों का बोझ खुद उठाता है। और अगले ही पल वो फिर से हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। पूरी फॉर्मेशन फिर से जाग उठती है और फ्लेम को जकड़ लेती है। ये देखकर फ्लेम गुस्से से पागल हो उठता है, कमीने, क्या तुम मुझे फिर से सील करने वाले हो? उसकी आवाज में डर और नफरत दोनों थे। लेकिन सेंट शांत रहता है, पिछली बार मैं तुम्हारी सारी मेमोरीज मिटा सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि जिसे मैंने खुद पाला हो उसके साथ ऐसा करने का दिल नहीं हुआ। वो धीरे से आगे बढ़ता है, मुझे लगा था कि एक दिन तुम्हारा गुस्सा खुद शांत हो जाएगा, लेकिन अब ये साफ था कि वो उम्मीद शायद गलत थी और इस बार फैसला हमेशा के लिए होने वाला था। दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अब पूरी ताकत के साथ तड़प रहा था। वो बार बार हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वो उसी इनविजिबल केज से टकरा जाता। वहीं सामने खड़े प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट की आवाज भारी हो जाती है, मेरी ही गलती थी। वो धीरे से कहता है,
हजारों साल तुम्हें सील करके मैंने सोचा था कि तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन उल्टा, तुम्हारी नफरत और बढ़ गई। उसकी आंखों में अब पछतावा साफ दिख रहा था, और इसी वजह से आज मुझे तुमसे तुम्हारी इंटेलिजेंस और तुम्हारी मेमोरीज छीननी होंगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और जैसे ही ये शब्द खत्म होते हैं, सेंट अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। पूरा हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन चमक उठता है, और उसी के अंदर वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करना शुरू कर देता है। उसकी ट्रू बॉडी से उसकी सोच, उसकी यादें, उसकी पूरी आइडेंटिटी एक सोल फॉर्म में बाहर खींची जाने लगती है। ये देखकर फ्लेम की सोल पागलों की तरह चिल्लाती है, रुक जाओ, ऐसा मत करो। उसकी आवाज कांप रही थी, अगर मेरी मेमोरीज ही मिटा दी तो मैं बचूंगा ही कहां? ये तो मुझे मारने जैसा ही है, तुम हिपोक्रिट हो। लेकिन इस बार लोटस सेंट का दिल पत्थर बन चुका था। वो बिना रुके जवाब देता है, तुम्हारी नेचर ही डिस्ट्रक्शन है, ये गुस्सा कभी खत्म नहीं होगा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन फैसला उससे भी मजबूत। अब तुम्हें मेरी इनहेरिटेंस भी मिल चुकी है। अगर तुम्हें आज छोड़ दिया तो तुम पूरी दुनिया के लिए डिजास्टर बन जाओगे, और जिस खतरे को मैंने खुद पैदा किया उसे खत्म करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। और अगले ही पल वो अपनी पावर और बढ़ा देता है। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की ट्रू बॉडी के अंदर से उसकी हर मेमोरी, हर सोच, हर पहचान जबरदस्ती बाहर निकाली जाने लगती है। ये देखकर उसकी सोल बेकाबू हो जाती है। वो अपनी बॉडी में वापस जाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फॉर्मेशन उसकी राह रोक देता है। वो अंदर जा ही नहीं पा रहा था, और आखिरकार वो घुटनों के बल गिर जाता है। उसकी आवाज टूट जाती है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दो। पहली बार उस खतरनाक फ्लेम की आवाज में डर नहीं दर्द था। मैं बदल जाऊंगा, मैं वादा करता हूं, बस मुझे एक मौका दे दो। वो सिर झुकाकर कहता है, हमारे बीच जो रिश्ता था उसे याद करो। मास्टर मैं भीख मांगता हूं। ये शब्द सीधे लोटस सेंट के दिल में उतरते हैं। उसका चेहरा पहली बार डगमगाता है, क्योंकि ये वही फ्लेम था जिसे उसने खुद पाला था एक बच्चे की तरह। यादें लौट आती हैं, और उसी पल वो एक फैसला करता है। धीरे धीरे वो अपनी सोल को जाओयान की बॉडी से बाहर निकाल लेता है, और जाओयान का कंट्रोल वापस आ जाता है। जाओयान नीचे गिरते हुए सीधे जुनीर के पास आता है, और उसे सामने देखकर चौंक जाता है। जुनीर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बाकी सबके साथ गई क्यों नहीं? लेकिन जुनीर बिना कुछ सोचे उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन फैसला पक्का। इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जाओयान हल्का सा मुस्कुराता है, तुम भी ना। फिर गंभीर होकर कहता है, ठीक है, लेकिन मेरे पीछे रहना। और फिर दोनों सामने देखते हैं, जहां लोटस सेंट अब आखिरी बार अपने फ्लेम से बात कर रहा था। उसकी आवाज शांत लेकिन भारी। मेरी जिंदगी में न कोई डिसाइपल था, न कोई परिवार। मैं हमेशा अकेला रहा। वो धीरे से कहता है, लेकिन तुम ही थे जो मेरे सबसे करीब थे। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। तुमने मुझे मारा भी, फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाया। ये सुनते ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अचानक अपना सर उठाता है। उसकी आंखों में फिर वही पागलपन लौट आता है, लेकिन मैं तुमसे नफरत करता हूं। और अगले ही पल वो लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है। इससे पहले कि कोई समझ पाए, वो सीधे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट की छाती पर अपने हाथ रख देता है, और उसी पल भयानक फ्लेम रूट्स उसकी बॉडी में घुसने लगती हैं। ये कोई नॉर्मल हमला नहीं था। वो सेंट की बची खुची सोल को जड़ से खत्म करना चाहता था। और जैसे ही वो अटैक कंप्लीट होता है, वो पागलों की तरह हंसने लगता है। एक बार फिर तुम मेरी चाल में फंस गए। उसकी आवाज में जीत का घमंड साफ था, लेकिन इस बार सामने खड़ा इंसान कोई और था। लोटस सेंट उसे शांत नजरों से देखता है। पहले भी तुमने यही किया था। फिर धीरे से कहता है, लेकिन इस बार लिटिल डीमन, तुम भी मेरे साथ चलोगे। और ये कहते ही वो अपना हाथ उसके सर पर रख देता है। उसकी आवाज गूंजती है, हम दोनों हमेशा के लिए हेवन एंड अर्थ से गायब हो जाएंगे। और उसी पल वो अपनी हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन की आखिरी बची हुई एनर्जी एक्टिवेट कर देता है। लोटस सेंट अपनी पूरी ताकत लगाकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की बची हुई कॉन्शियसनेस, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी हर पहचान को जलाकर मिटाने लगता है। फ्लेम की सोल तड़पती है, चीखती है, लेकिन अब कुछ नहीं बचा सकता था। उसकी आवाज धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उसकी मौजूदगी हवा में घुलने लगती है, और फिर बूम, एक भयानक ब्लास्ट पूरे स्पेस को हिला देता है। इतना खतरनाक धमाका कि सब कुछ मिटा दे। उस शॉकवेव से बचाने के लिए जाओयान तुरंत जुनीर को अपनी बाहों में लेकर कवर कर लेता है। कुछ पल बाद जब धुआं हटता है, पूरा बैटलफील्ड खामोश था। वहां न प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम था, न उसका टेरर, बस एक अजीब सी शांति। ये देखकर जाओयान और जुनीर दोनों एक साथ झुकते हैं और धीरे से कहते हैं, रेस्ट इन पीस, क्योंकि अभी अभी एक मास्टर ने अपने ही बनाए विनाश को खत्म किया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़ने वाले थे, अचानक उस ब्लास्ट के सेंटर से कुछ हिलता है। जुनीर तुरंत कहती है, जाओयान वहां देखो। वहां पहुंचकर जाओयान देखता है, क्योंकि वहां प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की ट्रू बॉडी मौजूद थी, लेकिन कुछ अलग था। वो अब पहले जैसा नहीं था। जाओयान धीरे से कहता है, ये इसका एसेंस है। अब वो कोई सोचने वाला जीव नहीं था, ना उसमें कोई मेमोरी बची थी, ना कोई आइडेंटिटी। जुनीर भी हैरानी से कहती है, ये पहले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। और जाओयान समझाते हुए कहता है, क्योंकि लोटस सेंट ने इसकी इंटेलिजेंस और मेमोरीज इरेज कर दी। अब ये सिर्फ एक प्योर हेवनली फ्लेम है, एक ट्रेजर। वो उसे ध्यान से देखते हुए कहता है, ये बिल्कुल एक न्यूबॉर्न की तरह है, जैसे अभी पैदा हुआ हो। जुनीर इधर उधर देखते हुए कहती है, ठीक है,
लेकिन अब हम क्या करें? पोर्टल बंद हो चुका है और हमारी ताकत इतनी नहीं कि हम खुद इसे खोल सके। और अब दिक्कत साफ थी, फ्लेम मिल चुकी थी, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। इस पर जाओ यान गहरी सांस लेते हुए कहता है, जब हमारी ताकत इतनी नहीं कि हम खुद पोर्टल खोल सकें, तो फिर एक ही रास्ता बचता है। मुझे यहीं बैठकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करना होगा। यह सुनकर जुनीर एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में साफ चिंता थी। वो कहती है, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो? और इस बार जाओ यान हल्का सा मुस्कुराता है। पूरी तरह नहीं, बस 50% श्योर हूं। लेकिन उसकी आवाज में हेजिटेशन नहीं था, फैसला साफ था। वो आगे समझाते हुए कहता है, सोचो, अगर मैं किसी तरह इसे लेकर बाहर भी निकल गया तो क्या होगा? जितने भी ग्रीडी लोग हैं सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे। उसकी नजर सीधी जुनीर पर जाती है। और अगर मैं इसे लेकर तुम्हारे साथ गू क्लैन चला गया तो बेवजह तुम्हारे क्लैन को मेरी वजह से खतरा झेलना पड़ेगा। इससे अच्छा है मैं यहीं इसे रिफाइन करूं। अब जाओ यान अपने आसपास की स्पेस को महसूस करते हुए आगे बोलता है, ये जगह खुद प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने बनाई है। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। यहां कोई भी आसानी से एंटर नहीं कर सकता। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर हम कुछ समय यहीं रुकते हैं तो बाहर वालों को लगेगा कि हम दोनों मर चुके हैं और धीरे धीरे सब लोग यहां से चले जाएंगे। वो एकदम प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहा था। इससे आगे की मुश्किलें भी कम हो जाएंगी। ये सारी बातें सुनकर जुनीर चुपचाप उसे देखती रहती है, क्योंकि वो समझ रही थी ये सिर्फ रिस्क नहीं बल्कि स्मार्टेस्ट डिसीजन है। यहाँ कोई हीरो वाली जल्दबाजी नहीं थी। ये सर्वाइवल प्लस स्ट्रैटेजी दोनों का मिक्स था। और यही फर्क होता है एक पावरफुल कल्टिवेटर और एक ट्रू सर्वाइवर में। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वो हल्का सा सिर हिलाकर उसकी बात मान लेती है, क्योंकि उसे भी पता था अभी यही सही रास्ता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है उस सील्ड स्पेस के बाहर। यहाँ मास्टर नानहाई बेचैन खड़े थे। उनके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। अगर जुनीर को कुछ हो गया तो मैं उसके फादर को क्या जवाब दूंगा? उनकी आवाज में डर था, गिल्ट भी। तभी पास खड़े गु किंगयांग उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। आप खुद को ब्लेम मत कीजिए। ये फैसला जुनीर का था और उस वक्त आपके पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं था। वो उन्हें समझाते हैं, जो होना था वो हो चुका है। लेकिन दूर खड़ा एक और इंसान ये सब देखकर खुश हो रहा था। हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी लीडर, उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। लगता है इस बार गुक्लैन को बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन तभी पीछे से एक भारी आवाज आती है, हुनमू की। सिर्फ 2 जूनियर्स की मौत पर इतना खुश हो रहे हो? क्या तुम भूल गए कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हमारे हाथ नहीं लगी? वो सीधा हुन मिशेंग का नाम लेता है। अब सोच लो, चीफ लीडर को क्या जवाब दोगे? और बिना एक सेकंड रुके वो एक स्पेस टाइम पोर्टल खोलता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हुन मिशेंग ठंडी नजरों से जाओ यान के साथियों की तरफ देखता है और उसकी आंखों में साफ बदले की आग जल रही थी। वो धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में डेप्यूटी लीडर से कहता है, स्काई मैंशन अलायंस को अब चैन से जीने नहीं देंगे। उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। ये कोई खाली धमकी नहीं थी, ये आने वाले तूफान का ऐलान था। और इतना कहकर वो बिना पीछे देखे डेप्यूटी लीडर के साथ वहां से चला जाता है। इधर मास्टर याओ लाओ ये सब देख ही रहे थे कि तभी अचानक एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से जियान बाहर आती है। लेकिन उसकी हालत देखकर ही समझ आ रहा था कि अंदर क्या हुआ होगा। वो कमजोर थी, थकी हुई थी। उसे देखते ही याओ लाओ तुरंत आगे बढ़ते हैं। जियान, क्या तुम्हें जाओ यान और जुनीर मिले? क्या तुम्हारे पास उनकी कोई खबर है? उनकी आवाज में बेचैनी साफ थी। लेकिन जियान धीरे से सिर हिलाती है, नहीं, उस स्पेस को प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने पूरी तरह सील कर दिया है। मैं तो उसकी लोकेशन तक सेंस नहीं कर पा रही। अंदर जाना तो नामुमकिन है। ये सुनते ही मास्टर ननहाई और याओ लाओ दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। लेकिन तभी जियान खुद उन्हें संभालते हुए कहती है, आप लोग इतना परेशान मत होइए। जुनीर और जाओ यान साथ हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। और फिर वो अपने हाथ पर बने ड्रैगन सील को देखती है। अगर जाओ यान को कुछ भी हुआ होता तो मुझे इस सील से तुरंत पता चल जाता। दोनों अभी सेफ हैं। ये सुनकर मास्टर ननहाई गहरी सांस लेते हैं, जैसे उनके सीने का बोझ थोड़ा हल्का हुआ हो। जियान, मुझे माफ करना, मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन प्लीज उन दोनों पर नजर रखना। जैसे ही कोई खबर मिले हमें बताना। फिर वो आगे कहता है, मुझे अब गूक्लैन वापस जाकर ये सब रिपोर्ट करना होगा। इस पर याओ लाओ शांत स्वर में जवाब देता है, आप निश्चिंत होकर जाइए। यहां अगर कुछ भी होता है तो हम तुरंत आपको खबर देंगे। और इसके बाद मास्टर ननहाई गु किंगयांग को लेकर वहां से निकल जाता है। और फिर सीन वापस शिफ्ट होता है उस सील्ड स्पेस के अंदर, जहां असली खेल अभी शुरू होने वाला था। जाओ यान पूरी तैयारी के साथ खड़ा था और उसके सामने वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम। हम देखते हैं कि उसने पहले ही उस फ्लेम के चारों तरफ एक पावरफुल फॉर्मेशन बिछा दी है। ये कोई साधारण सेटअप नहीं था, ये था फ्लेम कोल्ड ग्रैंड अरे। इसे देखते ही पीछे खड़ी जुनीर हल्की सी आवाज में पूछती है, जाओ यान, क्या तुम रेडी हो? और इस बार जाओ यान की आंखों में हेजिटेशन नहीं, सिर्फ फोकस था। हाँ, ये फॉर्मेशन इसे कुछ हद तक सप्रेस कर देगी ताकि मैं इसे सेफली रिफाइन कर सकूं। और ये कहते ही वो धीरे धीरे उस फ्लेम की तरफ बढ़ता है, हर कदम रिस्क से भरा हुआ, क्योंकि ये कोई साधारण फ्लेम नहीं बल्कि एक ऐसी पावर थी जिसने अभी अभी पूरे बैटलफील्ड को हिला दिया था। लेकिन जाओ यान रुकता नहीं, वो पूरी तरह तैयार था इस आग को अपने अंदर समाने के लिए। और पीछे खड़ी जुनीर बिना पलक झपकाए
बस उसे देख रही थी। जाओ यान बिना वक्त गंवाए फ्लेम कोल्ड ग्रैंड अरे को एक्टिवेट करता है और धीरे धीरे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की पंखुड़ियां फ्रीज होने लगती हैं। वो तुरंत एक स्पेशल लिक्विड ड्रॉप निकालकर फ्लेम पर डालता है और साथ ही अपनी एनर्जी उसे चैनल करता है। अगले ही पल वो फ्लेम गोल्डन ग्लो में चमक उठती है। मतलब अब रिफाइनिंग के लिए सब तैयार है। वो लोटस प्लेटफॉर्म पर स्थिर हो जाती है और जाओ यान सामने बैठकर कल्टीवेशन पोस्चर ले लेता है। पीछे खड़ी जुनीर उसे देख रही थी। अंदर से साफ डर थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। तभी जाओ यान आगे बढ़ता है और सीधे उस फ्लेम को अपने हाथों से पकड़ लेता है। अगले ही सेकंड उसके कपड़े राख बन जाती है। हीट इतनी भयानक थी कि उसकी बॉडी पर क्रैक्स पड़ने लगते हैं। दर्द इतना इंटेंस था कि उसकी नसें फटने लगती हैं और जुनीर दूर से चिल्ला उठती है, जाओ यान। लेकिन वो दांत भींचकर जवाब देता है, मैंने इस दिन के लिए सब कुछ दांव पर लगाया है, अब पीछे नहीं हटूंगा। और उसी पल वो उस हेवनली फ्लेम को निकल जाता है। जैसे ही फ्लेम अंदर जाती है, जाओ यान तुरंत अपनी फ्लेम मंत्रा टेक्निक एक्टिवेट करता है। लेकिन यहां उसे अंदाजा होता है ये फ्लेम उसके सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अंदर से उसकी बॉडी जलने लगती है। वेन्स फट रही थीं, मुंह से खून निकल रहा था। एनर्जी पूरे शरीर में बेकाबू होकर टकरा रही थी। उसकी हालत सेकंड दर सेकंड बिगड़ती जा रही थी। वो दर्द में चिल्ला रहा था और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। वो बेहोश होने ही वाला था। दूर खड़ी जुनीर ये सब देख रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जाओ यान और वो बात पूरी भी नहीं कर पाती, क्योंकि साफ दिख रहा था जाओ यान मर सकता था। और ठीक उसी पल जब जाओ यान पूरी तरह गिरने वाला होता है, जुनीर बिजली की तरह आगे बढ़ती है। वो उसके पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेती है और बिना एक सेकंड गवाए अपनी गोल्डन एम्परर बर्निंग फ्लेम एक्टिवेट कर देती है। अचानक एक दूसरी एनर्जी एंटर करती है। जाओ यान मुश्किल से आंखें खोलता है। जुनीर, तुम क्या कर रही हो? और इस बार जुनीर की आवाज साफ थी, बिना डर के। इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, हम दोनों मिलकर इसे रिफाइन करेंगे। ये सुनकर जाओ यान की आंखों में चमक लौट आती है। वो हल्का सा मुस्कुराता है और सिर हिलाता है। दोनों अपने हाथ जोड़ते हैं और फ्लेम के अंदर अपनी कंबाइंड एनर्जी डालना शुरू करते हैं। एक तरफ लाल एनर्जी, दूसरी तरफ गोल्डन एनर्जी। उस इंटेंस दर्द के बीच दोनों के दिमाग में अपने पुराने पल फ्लैश होने लगते हैं। वो वक्त जब हमेशा जुनीर उसके साथ खड़ी रही। ये फाइट अब सिर्फ पावर की नहीं थी, ये भरोसे की थी। और उसी ब्लेजिंग इमोशनल मोमेंट के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।